नाज़रीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें सिर्फ अखबारें नहीं बल्कि आज की जो खास न्यूज़ हैं, जो इस वक्त टीवी, अखबार और सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बनी हुई, उनके बारे में तफसील से बात करेंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज कई सारे राज्यों के यानी कि 7 राज्यों के 8 बाईपोल्स सामने आ रहे हैं, उनके नतीजे सामने आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और एक राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, यानी कि बिहार के नतीजे सामने आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जुबली हिल्स की। तो जुबली हिल्स बाईपोल रिजल्ट में तीसरे राउंड के बाद कांग्रेस आगे चल रही है। और वहीं पर बात करते हैं बिहार की। तो रुझानों में एनडीयू को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर जेडीयू और भाजपा में बड़े भाई की रेस जारी है और तेजस्वी की कमजोर कड़ी कांग्रेस रही है, ऐसा कहना है सूत्रों का। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अर्शद यासिर। अर्शद यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं जुबली हिल्स उपचुनाव की। तो इसके लिए निर्वाचन क्षेत्र में जो वोट डाले गए थे उनकी गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी और तीसरे राउंड के बाद कांग्रेस आगे चल रही है। और वहीं पर बता दें कि यूसुफगढ़ स्थित कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि वहां पर काउंटिंग हो रही है। और जिला निर्वाचन अधिकारी ने जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए पोस्टल बैलेट के नतीजे घोषित किए हैं। कांग्रेस के नवीन यादव 43 वोटों से आगे चल रहे थे और वहीं पर बीआरएस की मंगती सुनीता भी अच्छे खासे वोट से आगे चल रही हैं। और भाजपा की बात करें तो उनके जो भाजपा के कैंडिडेट हैं दीपक रेड्डी, उनको 20 और नोटा को 2 वोट मिले हैं। इन सारे चीज़ों पर क्या कहना है आपका? ऐसे देखिए, सबसे अहम चीज़ तो ये कि आज सिर्फ बिहार के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आज जिस तरह आपने बताया कि 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 8 विधानसभा क्षेत्रों में भी उपचुनाव हुआ था, जिसमें आज रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर की बडगाम और नागरोटा, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की बात करें तो वहाँ की तरन तारन और मिजोरम की डंपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट शामिल है। अगर बात की जाए इन जो ये हुए थे बाईपोल उनकी, तो अभी तक इसमें गिनती चल रही है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो जुबली हिल्स में अभी नवीन यादव आगे चल रहे हैं। नवीन यादव लीड बाई 47 वोट्स इन फर्स्ट राउंड, और अभी वो काफ़ी ज़्यादा वोटों से आगे हो गए। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे जो बीआरएस के कैंडिडेट हैं मंगती सुनीता, वो पूरी टक्कर देती नजर आ रही हैं। वहीं अगर तीसरे कैंडिडेट की बात करें बीजेपी की, तो काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। सबसे अहम चीज़ ये कि आज जब जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में जो है उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की जो सीट खाली हुई थी बडगाम, वहीं पे चुनाव हो रहा है। एक और सीट पे चुनाव हो रहा है जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद चीज़ें अब देखना ये है कि यहाँ पे किस तरह से रिजल्ट आएंगे और उसका कितना असर जो है वहाँ की राजनीति पे पड़ेगा। वहीं अगर दूसरी चीज़ की बात करें तो जिस तरह हम बात करें जुबली हिल्स में भी आज का अगर रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आता है, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं खुशी की चीज़ ये होगी, कांग्रेस का खाता यहाँ पे खुलेगा और उससे ये भी पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी के अभी तक जो काम है उससे जनता खुश है या ना खुश है। अगर वहाँ से हार जाती है कांग्रेस और बीआरएस जीत जाती, तो एक बीआरएस के लिए एक अच्छी खबर ये होगी कि काफ़ी समय के बाद उसके अंदर एक खुशी का माहौल पैदा होगा। और दूसरी चीज़ ये भी कि बीआरएस यहाँ से फिर अपना एक गेयर अप स्टार्ट करेगी और वो आगे के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियाँ और तेज़ कर देगी, क्योंकि जुबली हिल्स का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है बीआरएस के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पे भी अभी बहुत पीछे चल रही है, लेकिन फिर भी अगर क्योंकि जिस हिसाब से कैंपेनिंग की गई, जिस हिसाब से लोगों को कहीं ना कहीं वलगराया गया, जिस हिसाब से बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने जो बयानात दिए, वो बिल्कुल भी जो हैदराबाद की एकता है उसको बिल्कुल तोड़ने वाले बयानात थे। वो कोई भी ऐसे बयानात नहीं थे जहाँ पे आप ये कह सके कि वोट मांगने के लिए कुछ काम के लिए वोट, काम के बेस पे, डेवलपमेंट के बेस पे वोट मांग रहे हैं। उनका वोट मांगने का जो तरीका था वो यही था कि मतलब एक दूसरे से लड़ाना टाइप, इस तरह की बातें की गई। लेकिन वही आज जो चीज़ नज़र आ रही है कि बीजेपी तीसरे जो है पायदान पे वो सबसे नीचे चल रही वोटों के आधार, अगर वोटों की संख्या देखी जाए तो बहुत कम वोट पड़े हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं क्या बोलते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी जो है नवीन यादव सबसे आगे चल रहे हैं।
उनको बिल्कुल सही टक्कर देती नजर आ रही मंगती सुनीता, जो कि बीआरएस से हैं। अब ये देखना है कि शाम तक जो रिजल्ट फाइनल होंगे उसमें, अभी हम बात करें तो चौथे राउंड की वोटिंग हुई है, अभी काफ़ी सारे राउंड बचे हुए हैं। अब इनमें कौन ऊपर जाता है, क्योंकि होता ये कि कभी कभी अगर किसी हल्के का वोट खुलता है तो वहाँ पे किसके वोट ज़्यादा होते हैं वहाँ से वो आगे होता है, लेकिन अगर दूसरे में किसी और का वोट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं क्या बोलते हैं हल्का वाइज होती हैं। अब ये देखना है कि आज जब रिजल्ट फाइनल होंगे तो बीआरएस की खुशी आएगी बीआरएस के यहाँ, या फिर जो कांग्रेस पार्टी है उसको उसके जो काम हैं जो बताया गया रेवंत रेड्डी की तरफ से। और ये भी देखा गया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी बहुत बढ़ चढ़ के उसमें जो है प्रचार में हिस्सा लिया था। और ये भी हमने एक बात कही थी आपको कुछ दिन पहले कि अभी तक किसी भी बाईपोल में किसी मुख्यमंत्री द्वारा, जो कि बीजेपी शासित राज्य नहीं होता है जहाँ पे अपोजिशन का मुख्यमंत्री होता है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो इसका मतलब ये है कि शायद अगर आज कांग्रेस पार्टी जीतती है तो उसका जीत का सेहरा नवीन यादव पे तो चढ़ेगा, लेकिन उसका जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी के ऊपर उसका जो श्रेय जाता है वो जाएगा। जी, अब इन पर हम बात कर रहे थे बाई पोल्स की, तो बाई पोल्स जो है 7 राज्यों में हो रहा है और 8 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। और अगर बडगाम की बात करें तो बडगाम में बहुत सारी मेहनत की थी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, लेकिन वहाँ से जो 10:30 बजे के अगर हम नतीजे बताएं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वहाँ पर पीडीपी के सैयद आगा जो है सबसे आगे चल रहे हैं। और वहीं पर तरन तारण की बात करें यहाँ से, तो तरन तारण में सबसे आगे जो है आपके हरमीत सिंह संधू, यानी कि 892 वोट से आगे चल रहे हैं। और अंता विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस सबसे आगे चल रही थी, लेकिन कांग्रेस अब जो है जैसा सूत्रों के मुताबिक और रुझानों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है, कांग्रेस वहाँ पर पिछड़ गई और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। नरेश मीना कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे प्रमोद जैन, उनसे वो आगे चल रहे हैं। तो कहीं पर ये देखा जा रहा है कि कहीं पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है तो कहीं पर जो है वो पिछड़ी हुई नज़र आती है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर भी एक अहम सीट मानी जा रही है, क्योंकि जो पूरा फोकस उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट के लिए या दूसरी नरगोटा के लिए किया था, अगर वहाँ पर उनकी हार होती है तो उनकी जो चाहने वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं झटका लग सकता है। बिल्कुल सही। अगर बात करें जब आप कहीं पे आपकी सत्ता होती है, जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी, आपने बोला कि आम आदमी पार्टी वहाँ से आगे चली, तो आम आदमी पार्टी वहाँ पे सत्ता में है जी। आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर शोर लगाया हुआ है अपनी जीत के लिए। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, जिस तरह आपने बोला अंतम में कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो आगे हो गए, तो कांग्रेस वहां पे सत्ता में नहीं है जी। और आप ये भी देखिए कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, जो राज्य के सीएम रह चुके हैं, वो बिहार के प्रभारी बनाए गए थे, तो उनका सारा फोकस बिहार में था। वहीं अगर बात की जाए और जगहों की तो वहाँ पे भी यही हाल है। अगर आपने अभी बोला कि पीडीपी जो है जम्मू कश्मीर के बडगाम सीट से आगे चल रही है जी, तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने मेहनत की थी, वहाँ पे जाकर के लोगों से मिले थे, उनसे अपने काम की बुनियाद पे वोट देने की बात कही थी। तो अब ये भी देखना है होगा कि अभी जब फाइनल रिजल्ट आते तो उसकी संख्या क्या होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीज़ें चल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे पीडीपी है वो आगे चले। लेकिन वहीं अगर और जगहों की बात करें तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरह हमने अभी बोला कि हल्कों वाइज वहाँ पे काउंटिंग होती है, तो किस हल्के में किसके वोट ज़्यादा हैं उस हिसाब से फिर वोटिंग परसेंटेज या वोट जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ की जुबली हिल्स की, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं नवीन यादव, वो जो हैं काफ़ी वोट से आगे चल रहे हैं। अब ये भी देखना अहम है कि जो वोट से आगे चल रहे हैं वो पैटर्न कहाँ तक कामयाब होता है। अगर यहाँ से कहीं पे भी ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे उनके वोट ज़्यादा हों, क्या बोलते हैं बीआरएस के, तो बीआरएस वहाँ से फिर आगे हो जाएगी, फिर नवीन यादव के वोट ज़्यादा होंगे। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आते हैं, जब एक सीट पे चुनाव होता है तो फाइनल रिजल्ट में चीज़ें डिसाइड होती हैं। क्योंकि अभी हम कह सकते हैं कि जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 वोट से कोई आगे चल रहा होता है तो उसकी खुशी अलग होती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब एक सीट पे कहीं चुनाव हो रहा होता है तो वहाँ पे जब तक पूरे नतीजे सामने आ नहीं जाते हैं, या जो सेकंड लास्ट होता है जहाँ पे काउंटिंग हो रही होती है, अब ख़त्म होने वाला है, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि अब यहाँ से किस पार्टी को जीत मिलेगी, किस पार्टी को नहीं। लेकिन वहीं अगर बात करें हम, आपने जिस तरह बोला कि बिहार का भी चुनाव हो रहा है, तो आप एक चीज़ और देखिए कि बिहार चुनाव के लिए
जब आज सुबह रिजल्ट की घोषणा होने वाली थी, तो जैसे ही एक काउंटिंग हुई थी तो वहीं पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वेबसाइट पे डाला गया था कि बीजेपी आगे चली। एक सीट पे एक वोट काउंट किया गया है जहाँ पे जो है बीजेपी को आगे कर दिया गया था, मतलब एक वोट से ही बीजेपी को वहाँ पे आगे कर दिया गया। तो आप ये भी देखिए किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। एक जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि कई मीडिया चैनल जो हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में कुछ ऐसा चला देते हैं जो कि उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। अभी हाल ही में देखा गया। लेकिन उसी तरह से मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने भी आज सुबह में जब बिहार की वोट काउंटिंग शुरू हुई थी उस दौरान ये ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए मुझे लगता है कि एक ऐसा किया कि यहाँ से बीजेपी आगे चली। हालांकि जब वोट देखे गए तो वहाँ पे एक एक वोट की काउंटिंग हुई थी, बस उससे ज़्यादा वोट काउंट ही नहीं हुए थे। तो आप ये भी देखिए किस तरह से चीज़ों को चेंज किया जाए, किस तरह से लोगों के माइंड के साथ खेला जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, तो बिहार के चुनाव रिजल्ट में अभी तक जो रुझानात सामने आए हैं उनमें एनडीए आगे चल रहा है और महागठबंधन पीछे चल रहा है। महागठबंधन की बात अगर की जाए तो महागठबंधन में आरजेडी आगे चल रही है और कांग्रेस 7 या 8 सीटों पे आगे चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक जो है ड्रॉ पॉइंट है वहाँ पे कि आप पीछे क्यों चल रहे हैं। आपकी जो यात्रा हुई थी, राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी, उसमें देखा गया था कि लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था और लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी थे। लेकिन ऐसा आखिर क्या हो गया 10 से 15 दिनों में कि आपकी सीटें कम हो रही हैं। हाँ, सभी को ये लगा था कांग्रेस पार्टी जो है क्या बोलते हैं ज़्यादा सीटें जीतेगी, और वहीं जब आपको आरजेडी सीटें कम दे रही थी तो आपको वहाँ मान जाना चाहिए था अगर आपको ऐसी चीज़ें पता थी पहले से। या फिर अब जो आपकी सीटें कम आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं आरजेडी को या महागठबंधन को ही परेशानियां होंगी आगे कि भाई आप जो हैं लड़ भिड़ के आपने सीटें ज़्यादा लेने की बात कही और कई जगहों पे कंप्रोमाइज़ किया गया आरजेडी की तरफ से। कई जगहों पे आपने टिकट बांटने में जो है कुछ गड़बड़ियां की हैं जिसके जो है काफ़ी सारे जिससे लोग नाराज़ हैं कांग्रेस पार्टी के। तो अब ये भी देखना है कि जब आज फाइनल रिजल्ट सामने आएंगे बिहार के, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या चीज़ें कही जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि बस यही कहा जाता है कि वोट चोरी हुई है, धांधली हुई है। ये सब चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ें अगर हो रही हैं उसके बारे में राहुल गांधी बता रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने जब एक यात्रा शुरू की थी उस यात्रा में आपने देखा कि आपके साथ एक अच्छा खासा क्या बोलते हैं हुजूम चल रहा है, भीड़ चल रही है। उसके बाद फिर ऐसा क्या होता है कि आप टिकट जो है बंटवारे में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे टिकट बंटवारा जो है वो नहीं हो पाता सही से। उसके बाद वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी टिकट बांट नहीं रही, टिकट बेच रही है। जिसको आपने वहाँ पे जो है प्रभारी बनाया था वो टिकट बेच रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको निकलना होगा बाहर और अगले चुनाव के लिए, मतलब अभी कोई फाइनल रिजल्ट आए नहीं है सामने, लेकिन अगले चुनाव में जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि चुनाव होने वाला वेस्ट बंगाल में, उसी 2027 में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से हारते हैं, महागठबंधन यहाँ पे हारता है, तो फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आपको उस तरह से पैर टिकाने के लिए नहीं देंगे। रीज़न ये है कि अखिलेश यादव वहाँ पे अपोजिशन के लीडर हैं और जो है समाजवादी पार्टी वहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो आपको क्यों फिर वहाँ पे सही से पैर टिकाने देंगे। आपका गठबंधन टूट जाएगा। उसके बाद फिर बीजेपी के पास तो एक वो है कि है इनका गठबंधन, जिस तरह वो बोला जाता है बीजेपी की तरफ से कि ये जो है गठबंधन नहीं है ठगबंधन है, इस तरह के बयान बीजेपी की तरफ से दिए जाते हैं। तो आपको अभी सोच करके चलना। जिस तरह से हमने देखा कि पहले जो है हरियाणा का चुनाव हुआ, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आई थी सीट को लेकर के, क्योंकि ये भी कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम जो हैं आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब कुछ जगह की सीटें मांगी तो वहाँ की सीटें नहीं दी। उसके बाद नतीजा आप देखिए क्या हो रहा है। वो बात अलग है कि आपने बाद में बताया वोट चोरी हुई है, बहुत सारे सबूत दिखाए, वो सब चीज़ें अलग, लेकिन उस दौरान क्या हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था। उसी के बाद फिर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में एमवीए जो था उसके लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें घटी जिससे जो है आपका जो गठबंधन था वो हार गया। अब वही चीज़ जो है क्या बोलते हैं बिहार में देखी गई है कि महागठबंधन की अच्छी लहर बनी थी। महागठबंधन के लिए लोगों ने कैंपेनिंग करनी शुरू कर दी थी। महागठबंधन के लिए लोगों में एक क्या बोलते हैं विश्वास पैदा हुआ था कि हम इस बार जो है महागठबंधन को जिताएंगे। लेकिन उसके बाद जब टिकट वितरण का टाइम नज़दीक आता है, सीट शेयरिंग का मामला जब सामने आता है, तो वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो इससे आपके लिए आगे आने वाले जो राज्यों के चुनाव हैं वहाँ पे मुसीबत खड़ी हो सकती है।
इस तरह अगर बात की जाए ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी आपको बंगाल में उस हिसाब से पैर टिकाने नहीं देंगे, क्योंकि वही ममता बनर्जी अकेली हैं जिन्होंने बीजेपी को रोका हुआ है। वहीं अगर बात की जाए 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आपको अखिलेश यादव उस हिसाब से पैर टिकाने की जगह नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप पैर टिकाएंगे तो आप सीट शेयरिंग को लेकर के बाद में मुसीबत खड़ी होगी, और अगर सीट शेयरिंग को लेकर के बाद में मुसीबत खड़ी होती है उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत क्या बोलते हैं, परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन एक तरफ सीट शेयरिंग का जो मामला इनका पेच फंसा था, वो तो एनडीए गठबंधन में भी फंसा था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी चीज़ें हल कर ली थी। बाद में इन लोग का देखा गया था कि महागठबंधन में जिस तरह से पेच फंसा था वो काफ़ी देखने वाला था, क्योंकि लोग उससे कहीं ना कहीं निराश हो गए थे। एक तरफ ये चीज़ें चल रही, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए यासिर कि राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू करी थी, वोटर अधिकार यात्रा, काफ़ी भीड़ जुटी थी, काफ़ी लोगों का हुजूम था वहाँ पर, और लोगों का मन ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं लोगों का मन बदल रहा है। लेकिन दूसरा टाइम ऐसा आया, दूसरा दौर ऐसा आया कि कांग्रेस ने अपना चुनावी प्रचार एकदम से रोक दिया था वहाँ पर। और आपने आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब पहलगाम का हमला हुआ था उसके बाद नरेंद्र मोदी अपने दौरे से आए थे, वो सीधा बिहार गए थे। उन्होंने पूरा फोकस बिहार पर किया था, बिहार की जनता को लुभाने का काम किया था उन्होंने। भले ही अपना जो है जो चीज़ें भुनाने की थी वो भुनाई की, वहाँ पर जो है पहलगाम के हमले के जो आतंकी थे उनको वहाँ से ललकारा था बिहार की धरती से। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा के बाद अपनी यात्रा, अपने जो चुनावी प्रचार है वो पूरी तरह से रोक दिया था। उसके बाद राहुल गांधी, हमने देखा था कि राहुल गांधी काफ़ी दिन तक नज़र नहीं आए थे, और कांग्रेस के जो लोग थे वो भी चुनावी प्रचार उस तरह से नहीं कर रहे थे। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री होकर नरेंद्र मोदी वहां पर चुनावी प्रचार करने जाते हैं। देश के हालात वो एक तरफ है, पहलगाम का हमला हुआ वो एक तरफ है, लेकिन उन्होंने पूरा ध्यान बिहार की जनता पर दिया, बिहार को की जनता को लुभाने के लिए दिया, और कहीं ना कहीं वो उनकी मेहनत जो है रंग ला रही है आज। बिल्कुल सही, मेहनत रंग ला रही है। और बीजेपी के अंदर, मैं पहले भी बोलता हूँ कि बीजेपी के अंदर वोट से किस तरह से निकालने हैं लोगों से, आपको किस तरह से लोगों से वोट लेने हैं, क्या क्या उनको जो है ख्वाब दिखाने हैं, क्या क्या चीज़ें और करनी वो पता है। अभी अगर वहाँ पे एनडीए की सरकार बनती है, अभी वहाँ पे अगर जो है एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ आगे आती है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये भी होगा कि जो 10-10 हज़ार रुपये दिए गए थे वहाँ की महिलाओं को, उसका भी एक असर पड़ेगा। घर में बैठी महिलाओं को अगर 10-10 हज़ार रुपये दे दिए जाएंगे, उनके बैंक खातों में आ जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ा वो बन जाता है कि एक तो त्यौहार का समय होने वाला है, और त्यौहार के समय में आपको पता है कितना खर्च होता है लोगों का। अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से, अभी जो बात हो रही है वो इलेक्शन की हो रही, अगर वहाँ पे हम पलायन की बात कर सकते हैं बाद में, लेकिन इलेक्शन की बात जब हो रही है तो वहाँ पे लोगों के अकाउंट में अगर 10-10 हज़ार रुपये आ जाएंगे, जो महिलाएं उनके अकाउंट में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो खुशी होगी उनको। और उसके बाद फिर वो जो वोट था वो सीधा जो है क्या बोलते हैं एनडीए को पड़ेगा। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार को पड़े या फिर चिराग पासवान को पड़े या फिर जो है बीजेपी को पड़े, लेकिन सबसे अहम ये है कि वहाँ का वोट एनडीए को गया है, और उसके लिए नो डाउट बीजेपी ने मेहनत की है। अब ये इल्ज़ामात जो है लगेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग बहस हो जाएगी, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो बीजेपी ने वहाँ पे मेहनत की है। और बीजेपी एक साल पहले से, या एक चुनाव ख़त्म होता है उससे पहले से दूसरे चुनाव के लिए मेहनत करनी शुरू कर देती है। अभी आप देखिए बिहार का चुनाव ख़त्म हो रहा है आज, उसके बाद फिर वो जो हैं क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल के लिए मेहनत करनी शुरू कर देंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए मेहनत करनी शुरू कर देंगे। जितने भी राज्य हैं, चाहे वो छोटा राज्य हो बड़ा राज्य हो, तो बीजेपी के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि वो समय से पहले चीज़ें शुरू कर देते हैं। और अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें सीधा नज़र आ रहा है कि बीजेपी की जो कैंपेनिंग थी उससे लोग कितने प्रभावित हुए हैं, या वो जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दिए गए थे उनका कितना असर देखने को मिल रहा है बिहार के रिजल्ट में। कहीं भी देखिए चुनाव नहीं भी होने वाले होते हैं तब भी भाजपा का एक ऐसा वो लेके चलते हैं कि यहाँ पर हमें जो है जनता को लुभाना है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मायावती जो है वो अभी नींद से जागी हैं। अब वो जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आप 5 साल से क्या कर रही थी, तब से जनता आपको याद नहीं आई, तब से आपको जो एक वो बोल रही हैं कि मुसलमानों को साथ लेकर चलेंगी, तब से आपको
मुसलमान याद नहीं आए, तब से आपको यूपी की जनता पर जो अत्याचार हो रहे हैं तब से आपको वो चीज़ें याद नहीं आई। उससे पहले भी कई सारी चीज़ें यूपी में हुई हैं, आपका एक बयान भी सामने नहीं आता था कि हाँ यूपी में ये चीज़ें गलत हो रही हैं। अगर कुछ भी अच्छा होता था तो आप पूरा पूरा क्रेडिट जो है इनडायरेक्टली भाजपा को देती रहती थी, और अब भी देती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन यही चीज़ है, दूसरी पार्टियों पर भी ये चीज़ लागू होती है कि जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तभी वो लोग जो है नींद से जागते हैं। लेकिन भाजपा की एक चीज़ अच्छी ये है कि अगर चुनाव हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो अपना प्रचार जो है हमेशा करते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर जनता के बीच जाकर हो। अब अब एक और बयान सामने आया है, भाजपा के एक नेता है, उन्होंने कहा है कि एनडीए को बढ़त मिल रही है, और इसका रीज़न ये है कि एनडीए के जो नेता हैं वो हमेशा लोगों के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता से बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बिहार में जो है एनडीए जीत रही है, तो उसका जो है कांग्रेस और जो बाकी पार्टियां हैं वो सीधा सीधा एसआईआर को, और जो दूसरी चीज़ें हुई हैं बिहार में एसआईआर हुआ है या वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने सीधा सीधा यही इल्ज़ाम लगाया कि अगर एनडीए जीतती है, और एनडीए जीतेगी ही जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी है या महागठबंधन है वो सीधा सीधा एसआईआर को और वोट चोरी के मुद्दे को कहीं ना कहीं अपना हथियार बनाएगी। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि अभी अभी जो एक खबर आ रही वो ये है कि जुबली हिल्स से 7th राउंड की वोटिंग कंप्लीट हो गई और 20,000 वोट से जो है क्या बोलते हैं नवीन यादव आगे चल रहे हैं। जिस तरह की अभी जो रिपोर्ट सामने है उसमें यही है कि जुबली हिल्स चुनाव कांग्रेस हैज़ लीडिंग विद अराउंड 20,000 वोट मेजोरिटी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 7th राउंड। तो जिस हिसाब से आप बात कर रही हैं कि बिहार में, अगर बिहार की बात की जाए, जो बिहार में चूँकि विधानसभा का रिजल्ट आ रहा है, तो बिहार में अगर बीजेपी जीतती है तो बिल्कुल जो भी उनमें आपस में इख्तलाफात हुए थे सीट शेयरिंग को लेकर के, कौन कितनी सीटों से चुनाव लड़ेगा, हमने देखा कि चिराग पासवान नाराज़ थे, कुशवाहा नाराज़ थे, मांझी नाराज़ थे, सबकी नाराज़गी बीजेपी ने दिल्ली बुला के दूर की और उसके बाद चीज़ें स्मूथली चलनी शुरू हुई और कैंपेनिंग में ये भी देखा गया कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही चली हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि अब आप एक चीज़ सबसे अहम जो है कि किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है। बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिसको जो है मैनिपुलेट किया गया। लेकिन दूसरी एक अहम चीज़ ये भी बताई जाएगी कि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि महागठबंधन में जो टिकट वितरण हुआ था, टिकट बांटे गए थे, उसमें भी ये कहा गया है कि बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पे जो कैंडिडेट वहाँ पे मेहनत कर रहा था, जिसके लिए जनता खड़ी हुई थी, उसको जो है टिकट नहीं दिया गया। अब उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ने में और पार्टी से चुनाव लड़ने में बहुत फर्क है। दूसरी एक अहम चीज़ ये भी है कि जब चीज़ें इस तरह की गड़बड़ होती हैं तो कांग्रेस पार्टी जो है वो मतलब अपने ऊपर चीज़ों को नहीं लेती है। अब बिहार में चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी है, अब सारी चीज़ें आरजेडी के ऊपर जाएंगी कि आरजेडी का प्रचार ऐसा नहीं था, आरजेडी ने ये कर दिया, आरजेडी ने वो कर दिया। लेकिन वहाँ पे आप ये भी देखिए कि आपने क्या किया है। वहीं दूसरी चीज़ एक और बात करें, अगर हमने अभी बीजेपी और कांग्रेस या एनडीए और जो है महागठबंधन की बात की है, बट वहाँ पे एक और पार्टी अभी जो है खड़ी हुई है जो कि पहली बार अपना चुनाव लड़ रही, जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक हैं वो पीके हैं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का अभी तक का जो राजनीतिक सफर रहा है वो जो है लोगों के लिए रणनीतियाँ बनाते हैं, सर्वे करवाते हैं और लोगों को जो है जो कैंडिडेट होता है उसके प्रति लोगों को किस तरह वोट दिलवाना है उसकी रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन जहाँ पे अपनी पार्टी की बात आ रही है तो वहाँ पे अभी तक उनका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अभी हम देख रहे थे एक जो है कहाँ पे कौन आगे चला, तो उसमें एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पे जो क्या बोलते बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको जो है समथिंग जो है 3,000 कुछ वोट मिले हैं। वहाँ पे जो आरजेडी कैंडिडेट हैं उनको जो है क्या बोलते 2,500 कुछ वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पे जो है ये क्या बोलते जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट हैं जिनको 258 वोट मिल रहे हैं। अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें यह नज़र आ रहा है। तो प्रशांत किशोर ने जिस हिसाब से अपनी एक लहर बनाई थी, उनकी जो क्या बोलते हैं एक पदयात्रा थी, पदयात्रा के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। पार्टी बना के वो खुद पहले चुनाव लड़ने वाले थे लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़े। ये कहा गया उनकी तरफ से कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरी पूरी टीम जो है वो सिर्फ मुझे जिताने के लिए लग जाएगी, मेरे जो और कैंडिडेट हैं उनको शायद उन पे उस तरह से फोकस ना किया जाए। उसके बाद ये भी जो है कुछ लोगों की तरफ से कहा गया
कि प्रशांत किशोर डर गए हैं और डर की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। वहीं दूसरी चीज़ ये भी है कि प्रशांत किशोर ने बिहार के जो डिप्टी सीएम है उन पर काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी, जिसके बाद उनका भी यही बयान आया था कि अगर इस तरह की चीज़ें बोलनी तो आप चुनाव में आकर चुनाव लड़िए, आपने नाम क्यों वापस लिया। लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि अभी जन स्वराज पार्टी कहीं पे भी खाता खुलता नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि पीके ये चीज़ें पहले भाप गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि या तो मुझे 10 सीटें मिलेंगी या फिर मैं सरकार बनाने में मतलब सरकार बना लूँगा, या तो मैं अर्श पे रहूँगा या फर्श पे रहूँगा। तो जब आप पहला चुनाव लड़ते हैं, आपने अगर पहले ही ये क्लियर कर दिया तो बाद में आपको सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बहुत सोच समझ के उन्होंने शुरू में ही ये बोल दिया था कि या तो मैं अर्श पे रहूँगा या फर्श पे रहूँगा, और आज अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं वो फर्श के ही आ रहे हैं, अर्श के कहीं नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए सीमांचल क्षेत्र में, जहाँ पे जो MIM और क्या बोलते हैं आज़ाद समाज पार्टी या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी थी, वो जो एक गठबंधन था वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इस बार भी जिस तरह हमने देखा था कि जो रिजल्ट या फिर जो जिस तरह के आंकड़े हम देख रहे थे महाराष्ट्र में सामने आए थे, सेम उसी तरह के आंकड़े अभी तक, मतलब थोड़े से उससे जो अपोजिशन है वहाँ पे महागठबंधन की बात करें, थोड़े अच्छे आंकड़े हैं, लेकिन ठीक उसी तरह के आंकड़े जो हैं वो बिहार से भी सामने आ रहे हैं कि वहाँ पे जो और दल थे उनको, जो कि गठबंधन में नहीं थे, उनको उस तरह से कोई किसी ने नहीं पूछा है, या वहाँ पे उस तरह के कैंडिडेट जो कि इन दोनों गठबंधन के नहीं थे उनको वोट्स या वो कहीं पे आगे भी चलते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें MIM की, तो AIMIM जो है उसके लिए एक ड्रॉबैक साबित होगा कि हम पिछली बार चुनाव लड़े थे, यहाँ से अकेले चुनाव लड़े थे और हम 5 कैंडिडेट जीत के लाए थे। वो बात अलग है, आपका परसेंटेज तो अच्छा था, आप 5 कैंडिडेट जीत के लाए, 4 चले गए, उसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन अब अगर यहाँ से उनको कोई भी कैंडिडेट नहीं जीतता है और अगर उनका वोटिंग परसेंटेज भी कम रहता है, तो आप ये सोचिए कि अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को, अपनी पार्टी को एक मुस्लिम क़यादत के तौर पे पेश करते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम पार्टी जो है वो उनसे बड़ी पार्टी कोई नहीं है। तो अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, उनका एक भी कैंडिडेट नहीं जीतता है, या फिर पिछली बार जो 5 जीते थे अब की 1 या 2 कैंडिडेट जीते हैं, तो शायद उनकी जो छवि है वो मतलब उस तरह की जो बनी थी बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। और उसके बाद फिर अगर आप कहीं और चुनाव लड़ने जाएंगे तो वहाँ के लोग शायद आपको उस तरह से सपोर्ट ना करें। देखिए, कोई भी लीडर जाता है उसको देखने के लिए नो डाउट बहुत भीड़ आती है, और उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार गए थे, बहुत भीड़ थी उनके साथ जब वो कैंपेनिंग करने गए थे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यात्रा की, प्रियंका बिल्कुल, और प्रियंका गांधी भी गई थी। प्रियंका गांधी की रैली में बहुत सारे लोग आए थे, कांग्रेस के कई ऐसे लीडर्स गए थे जिनके जो है जब वो कैंपेनिंग करने गए उनको देखने के लिए बहुत सारे लीडर्स आए। लेकिन क्या आप उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी पे भी ये चीज़ें लागू होती हैं कि आपको देखने के लिए, आप जब हेलीकॉप्टर से उतरते हो तो लोग जो है नारे लगाते हैं, लेकिन क्या वो जो लोग नारे लगा रहे हैं वो आपको वोट दे रहे हैं कि नहीं, ये आपको रिजल्ट वाले दिन पता चलता है। आप भीड़ देख करके नहीं कह सकते कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह से जब हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में एक भगदड़ हुई थी, जो कि टीवी के जो बनी है पार्टी, उसके जो वो हैं विजय, उनकी जब भगदड़ हुई थी तो एक DMK के लीडर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप एज ए सेलिब्रिटी अभी पहचाने जा रहे हैं, एज ए सेलिब्रिटी आपको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन एज ए लीडर आप जब क्या बोलते हैं पहचाने जाएंगे जब आपकी पार्टी जीत करके आएगी। जब आप कैंपेनिंग करेंगे तब भी आप एज ए सेलिब्रिटी ही नजर आएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप एज ए सेलिब्रिटी अभी हैं, आपको देखने के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर MIM वहाँ पे एक भी सीट नहीं जीतती है या फिर MIM वहाँ पे उसका वोट परसेंटेज कम रहता है, तो शायद ये MIM के लिए एक वही चीज़ साबित होगी कि आप सिर्फ हैदराबाद में ही सीमित रह जाएंगे। इससे बाहर निकलने के लिए आपको फिर और मेहनत करनी पड़ेगी। और वहीं पर उन्होंने जो कैंडिडेट उतारे थे उसमें कहा जा रहा है कि एक कैंडिडेट एक सीट से आगे चल रहे हैं। और वहीं पर बात करेंगे अगर चिराग पासवान की, या तो चिराग पासवान के लिए बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने 29
सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो 21 सीटों पर आगे चल रहे हैं और उनके लिए काफ़ी खुशी की बात है। और हम जैसे बात कर रहे थे कि एक भाजपा के नेता ने कहा है कि अगर विपक्ष यहाँ से हारता है तो वो सबसे पहले एसआईआर को, वोट चोरी के मुद्दे को और ईवीएम को निशाना बनाएंगे। और यही चीज़ें सामने आ रही हैं। एक कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनका भी यही कहना है कि एनडीए को अगर 140 से अधिक सीटें मिलती हैं तो ये ईवीएम में हेरफेर का मामला है। जब भी चुनाव होते हैं उस वक्त वोट चोरी का मुद्दा सबसे पहले आता है और भाजपा नेताओं की तरफ से यही कहा जाता है कि अगर यहाँ पर हम जीतते हैं, हमारी पार्टी जीतती है, तो विपक्ष का यही कहना होगा कि यहाँ पर वोट चोरी हुई है। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर वहाँ पर वोट चोरी का मुद्दा सामने क्यों नहीं आता है? वहाँ पर कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती है कि यहाँ पर वोट चोरी हुई है? देखिए, अभी जो रुझानात हैं उनमें एक चीज़ सबसे आगे कि महागठबंधन की तरफ से जो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है तेजस्वी यादव, वो पीछे चल रहे हैं और उनके भाई जो कि एक अलग पार्टी बना के लड़ रहे हैं वो भी पीछे चल रहे हैं। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये कि एक जो सिंगर हैं, लोक गायिका हैं, वो आगे चल रही हैं जी। और अनंत सिंह जो कि अभी जेल में हैं, जिनको अरेस्ट किया गया था, वो आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और बिहार के सेलिब्रिटी हैं, क्या बोलते हैं, केसरी लाल यादव, वो भी आगे चल रहे हैं। तो अब ये देखना अहम है कि जिस हिसाब से कैंपेनिंग हुई थी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, अभी वो जो है पीछे चल रहे हैं। तो इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप भी उस तरह की छाप छोड़ने में कामयाब नहीं रहे। बीजेपी ने जो अपना एक वो पेश किया कि अगर यहाँ पे महागठबंधन की सरकार आ गई और तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन गए तो यहाँ पे फिर से एक जंगल राज आएगा। मुझे नहीं लगता है कि दोबारा से जंगल राज आएगा, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं, वक्त बदल गया है। उस वक्त जब चीज़ें चल रही होंगी तो शायद उस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन जिस हिसाब से एक जो सीएम कैंडिडेट घोषित हुआ था वो अगर पीछे चल रहा, तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ की जनता ने कुछ सोच समझ के ही बीजेपी को वोट किया था। और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि अगर आज वहाँ पे एनडीए जीतती है तो उसमें सबसे बड़ा रोल एक तो ये होगा कि सबके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए थे, और दूसरा सबसे अहम रोल ये होगा कि बीजेपी ने या फिर एनडीए ने वहाँ पे उस हिसाब से मेहनत की जिस हिसाब से करनी चाहिए थी। वहीं अगर बात कर रही थी आप जो है चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान का जो विनिंग स्ट्राइक रेट है वो लोकसभा चुनाव में भी अच्छा रहा था, और अभी भी आप देखिए जिस हिसाब से उन्होंने सीटें मांगी थी उनको सीटें नहीं दी गई, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो अभी 29 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और 21 सीटों पे आगे चलें तो ये उनके लिए एक बहुत अहम है। क्योंकि आप ये भी देखिए बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी जहाँ पे पारिवारिक कलह हो गई थी, उनके जो चाचा थे वो अपनी पार्टी लेके अलग हो गए थे, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था। और उसके बाद भी अगर वहाँ से लोकसभा में सीटें जीत करके आए और अगर विधानसभा में भी सीटें जिस हिसाब से इनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से अगर जीत करके सामने आते हैं, तो मुझे लगता है कि जो क्या बोलते चिराग पासवान है वो डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनने के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपका जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा है, प्लस आप जो बात करते हैं वो बात अलग है कि आप एनडीए के साथ हैं, आप जो बात करते हैं वो बात लोग समझते हैं और आप कोई हवा में बात नहीं करते हैं। जो क्या बोल चिराग पासवान के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब उनसे बीजेपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए कि खुले में नमाज पढ़नी चाहिए ये वो, तो उन्होंने सीधा अपना सिद्धांत ये बताया, ये वीडियो आजकल बहुत वायरल भी हो रही है कि मेरा उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, सबको अपने अपने धर्म को निभाने का अपना तरीका होता है और सब अपने धर्म को निभाएं। मेरा ये कहना है कि मैं अगर सत्ता में आता हूँ या मैं अगर वहाँ का कुछ बनता हूँ तो मैं वहाँ के डेवलपमेंट में क्या काम कर सकता हूँ, मैं वहाँ के पलायन में क्या काम कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा एक चीज़ ये भी है कि चिराग पासवान एक सुलझी हुई बात करते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सुलझे हुए लीडर हैं। तो अब ये भी देखना है कि अगर वो अपनी सीटें 25 सीटें भी जीत जाते हैं वहाँ से, तो फिर उनको डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया जाएगा कि नहीं, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा कि नहीं, या फिर उसके बाद भी उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर वो 25 सीटें भी जीत जाते हैं, मतलब 29 सीटें जीत के वो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर 25 सीटें वो जीत जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो डिप्टी सीएम के फेस के लिए बिल्कुल जो है अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि उनका
क्या बोलते हैं, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी एक अच्छा विनिंग स्ट्राइक रेट प्रदर्शन रहा था। और अगर हम एमआईएम की बात करें तो एमआईएम में जो है अमौर सीट से अख्तरुल ईमान आगे चल रहे हैं, वहीं पर एक और कैंडिडेट हैं एमआईएम के, वो भी आगे चल रहे हैं। और वहीं पर हमने बात कर रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस की जब एक नतीजे सामने आ रहे थे, यासिर, जो एग्जिट पोल के नतीजे थे उसमें एनडीए को बहुमत मिलते हुए दिखाई गई थी। और आज जो फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी सेम आंकड़े वही हैं जो एग्जिट पोल में सामने आ रहे थे। और उस टाइम पर भी हमने देखा था कि महागठबंधन और गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे। और अभी भी यही चल रहा है कि महागठबंधन भी पीछे नहीं है, वो भी, उनका भी यही लगातार कहना है कि हमें कहीं ना कहीं बदलाव की एक राह दिखाई दे रही है। बदलाव हो सकता है क्योंकि ये तो शुरुआती नतीजे हैं, हो सकता है कि जो बाद के नतीजे हैं वो कुछ और साबित हो। और जो बिहार की जनता है वो बदलाव चाह रही थी। और हमने जो बात की थी, आपने एक बात कही थी कि इलेक्शन कमीशन के एक एक्स पर ट्विटर हैंडल पर जो चीज़ सामने आई थी, उनका एक जो पोस्ट सामने आया था एनडीए के हक में, जो पोस्ट सामने आया था कि यहाँ पर जो है भाजपा जीत रही है या एनडीए जीत रही है। लेकिन हम बता दें कि पवन खेरा जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका जो बयान सामने आया है, उन्होंने यही कहा है जी, उन्होंने यही कहा है कि ये लड़ाई जो है दो पार्टियों के बीच की नहीं है, ये लड़ाई जनता और ज्ञानेश कुमार के बीच की है। देखिए, अब वो कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन अगर वहाँ पे बीजेपी जीत जाती है, एनडीए जीत जाती है, उसके बाद फिर जो भी इल्ज़ामात लगाए जाएं वो लगते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आपको उस वक्त एक्टिव होना चाहिए था, उस वक्त आप लोग एक्टिव नहीं हो, उस वक्त आप लोग जो हैं वो अपनी चीज़ों में उलझे रहे। दूसरी चीज़ ये भी आपने बताई कि वहाँ पे एमआईएम आगे चली 2 सीटों पे, आगे चलना और जीतना एक अलग चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी जिस हिसाब से चीज़ें चल रही वहाँ पे, जो कि आपने अभी वही जिक्र किया कि एक वोटिंग खुली थी, उसी दौरान एक वोट पड़ा था, एक वोट की काउंटिंग हुई थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया था यहाँ से बीजेपी आगे चल रही जी। हम ये भी देखते हैं कि 1 वोट 2 वोट से जो है हार जीत होती है, लेकिन अभी तो भाई साहब वो खुला है, अभी वोटिंग जो है वो शुरू हुई है। आपने उससे पहले ही बोल दिया कि यहाँ से बीजेपी आगे चल रही है। और बात अगर की जाए एग्जिट पोल्स की, आपने अभी बात की, तो एग्जिट पोल पे लोग अभी कम भरोसा कर रहे हैं। रीज़न ये है कि आपने यही एग्जिट पोल 2024 के लोकसभा चुनाव में देखे थे जी। आपने यही एग्जिट पोल जो है हरियाणा चुनाव में देखे थे, आपने यही एग्जिट पोल जो है वो दिल्ली के चुनाव में देखे थे, आपने यही एग्जिट पोल जो हैं वो महाराष्ट्र के चुनाव में देखे थे। अब उसी तरह के एग्जिट पोल जो हैं वो बिहार में भी आए हैं। बिहार में एग्जिट पोल पे लोग भरोसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वही एग्जिट पोल वाले लोग हैं जो हैं 400 पार के नारे को सही समझ गए थे, उन्होंने उस तरह के अपने एग्जिट पोल्स दिए थे। उसके बाद देखा गया था बहुत सारे एग्जिट पोल वाले जो हैं वो ऑन कैमरा रो रहे थे कि ये कैसे हो गया मेरा। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है, कल भी हम बात कर रहे थे अपने एक साथी से, तो उन्होंने कहा था बिहार में जो लोग वोट देने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा साइलेंट वोटर होता है, और बिहार का साइलेंट वोटर कब किसकी तरफ वोट कर दे, साइलेंट वोटर का कोई भरोसा नहीं होता। और अभी जो चीज़ें सामने आ रही, जो रुझानात सामने आ रहे हैं, उसमें यही लग रहा है कि बिहार में इस वक्त, इस टाइम जो साइलेंट वोटर है इस बार, वो शायद एक मौका और जो है नीतीश कुमार को देना चाह रहा है। लेकिन अब डिपेंड ऑन नीतीश कुमार कि वो नीतीश कुमार जो हैं वो अब किसके साथ रहना पसंद करेंगे, बीजेपी के साथ रहना पसंद करेंगे या फिर वो कूद करके फिर महागठबंधन में चले जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार कई बार ये बोलते हैं कि मैं गया था वहाँ, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, ये वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि हम जो हैं हमें कम आका जा रहा है, चूँकि आप बिहार में एक बड़ी पार्टी हैं और आप काफ़ी समय से मुख्यमंत्री हैं, तो आपको अगर ऐसा फील होगा कि मुझे कम आका जा रहा है तो शायद आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। अब निर्णय लेने के लिए भी चीज़ें होनी चाहिए कि अपोजिशन के पास उतनी सीटें तो कम से कम होनी चाहिए कि वो अगर आपके पास आते हैं तो आप कुछ कर सकें। अभी जिस तरह से हमने देखा महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र में भी ये कहा जा रहा था कि शायद एकनाथ शिंदे दोबारा से वापस आ जाएंगे, लेकिन वो अकेले वापस आके क्या करेंगे, आपके पास उतनी सीटें ही नहीं हैं, तो फिर वो अपोजिशन में ही बैठेंगे या फिर दोबारा चुनाव होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी वजह से कम अपोजिशन के पास उतनी सीटें होनी चाहिए कि अगर नीतीश कुमार इधर आते हैं, महागठबंधन का रुख करते हैं, तो वो
पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चल सके। क्योंकि रीजन ये होता है कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो जाती हैं कि अब नीतीश कुमार, चूंकि अगर बिहार में बीजेपी को रोकने वाली बात है तो वहां पे लालू यादव, नीतीश कुमार, यही दो लोग हैं जो बीजेपी को रोक के बैठे हुए हैं। उसी तरह पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी हैं जो बीजेपी को रोके हुई हैं। लेकिन अगर बिहार में आप बात कर रहे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार में अगर अपोजिशन की सीटें ज्यादा आती हैं तो शायद नीतीश कुमार के लिए आसानी होगी। अगर वो इधर आते हैं तो वो अपने हिसाब से सरकार चला सकते हैं। अभी जो नीतीश कुमार की हालत है वो ये है कि नीतीश कुमार को ऐसा फील भी हो रहा है और लोगों की तरफ से ऐसा कहा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कल भी हमने देखा एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा हुआ था कि टाइगर अभी जिंदा है। 25 से 30 फिर लिखा गया था कि एक बार फिर से 25 से 30 तक नीतीश कुमार ही सत्ता में रहेंगे। तो अभी आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। फिलहाल अभी तो जिन राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के रिजल्ट आ रहे हैं उसकी गिनती भी अभी चल ही रही है। साथ ही 8 राउंड वोटिंग हो गई है। दूसरा ये कि बिहार में जो क्या बोलते हैं विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें भी अभी उस हिसाब से चीज़ें सामने नहीं आ रही। रुझानों में एनडीए आगे चल रहा है, महागठबंधन काफ़ी पीछे चल रहा है और महागठबंधन में सबसे जो कम सीटें आ रही हैं वो कांग्रेस की आ रही हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक सोचने की बात है कि हम कहाँ पे जो है मात खा रहे हैं। जी। और आपने बात की मोकामा की, जो अनंत सिंह अभी जेल में हैं वो भी काफ़ी वोटों से आगे चल रहे हैं। और अगर बात करें ओसामा साहब की, जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, वो भी रघुनाथपुर सीट से आगे चल रहे हैं। तो देखा यह जाए कि दोनों की ही यहाँ पर बढ़त बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम अनंत सिंह की बात करें यहाँ से, तो अनंत सिंह के बारे में जो चीज़ें अभी फैली थी कि अनंत सिंह जो उस टाइम पर उन्होंने जिस तरह से बयान दिए थे कट्टा के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, उसी बात को प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोहराया था। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बात को दोहराया था, लेकिन अब ये देखना है कि अनंत सिंह अगर जीत जाते हैं या अभी वो जेल में हैं तो चीज़ें किस तरह चलेंगी। बीजेपी हमेशा कहती है कि अगर आरजेडी सत्ता में आ गए तो यहाँ पे बाहुबलियों का जो है बोलबाला हो जाएगा। लेकिन अब ये भी देखना है कि देखिए, वोट देने वाली तो जनता है ना। जनता ने किसे वोट किया है? जनता ने अनंत सिंह को वोट किया है, तो अब जनता समझेगी। फिर आप ये मत कहना बाद में आ करके कि जो है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ से हमें पलायन करना पड़ रहा है। ये आपकी गलती होगी, क्योंकि वोट देने वाली जनता होती है। वोट आपसे मांगा जाता है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन वोट देने के लिए आप जाते हैं और वोट देना आपकी जिम्मेदारी है। आपने वोट किया, कौन जीता कौन हारा? जिसको आपने वोट किया वो जीता, जिसने आपको वोट नहीं किया वो हार गया। तो सबसे अहम रोल इसमें जनता का होता है। जनता किस तरह लुभावने वादों को जो है सीरियसली लेती है या उन वादों पे फिर बात करती है कि भाई आपने बोला था कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, लेकिन अगर आप वहाँ से जीत जाते हैं उसके बाद भी ये नहीं करते हैं तो जनता उससे जवाब मांगेगी। जी। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम लगातार आपको बताते रहेंगे और हमारे जो दूसरे साथी हैं वो भी आपको लगातार इस बारे में बताते रहेंगे। लेकिन अभी हमारे जाने का वक्त हो गया है और बाकी के जो रुझान हैं वो भी सामने आ रहे हैं, साफ नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लगातार सियासत टीवी के साथ बने रहिए बाकी रुझानों के लिए। अल्लाह हाफिज़।